तो आज हम बात करेंगे प्रेम रावत की किताब हियर योरसेल्फ के बारे में, जिसका हिंदी मतलब है खुद को सुने। देखिए, किताब का वादा तो बहुत बड़ा है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में भी हम अंदर की शांति पा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई गहरा रास्ता दिखाती है या फिर बस एक ही बात को बार बार दोहराती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्क्रीन पर लिखा है ये शायद हम सबकी कहानी है ना। सुबह से फ़ोन बज रहा है, दिमाग में कोई पुरानी बेकार सी बात अटकी हुई है। असल में हमारी रोज़ की ज़िंदगी इसी तरह के एक लगातार चलने वाले शोर से भर गई है। नोटिफिकेशंस, टेंशन, पुरानी यादें, एक ऐसा शोर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। और यहीं पर आकर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसी दुनिया जो चाहती ही यही है कि हमारा ध्यान भटका रहे, क्योंकि उससे उसका फायदा है। तो ऐसी दुनिया में क्या एक शांत सी किताब की आवाज़ सच में हम तक पहुंच सकती है? क्या अंदर की आवाज़ सुनना आज के ज़माने में प्रैक्टिकल भी है? यही वो असल मुद्दा है जिसे हम आज टटोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। हम समाधान की बात तो करेंगे, पर पहले ये तो जान लें कि ये शोर है क्या भला, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। देखिए, किताब के हिसाब से शोर का मतलब सिर्फ बाहर की आवाज़ें, मतलब ट्रैफिक या टीवी नहीं है। शोर हर वो चीज़ है जो हमें अभी इस पल से दूर ले जाती है। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर जो प्रेशर बनता है, या हमारे अपने दिमाग में जो चिंता की बड़बड़ चलती रहती है, वो सब शोर है। तो ये बाहर भी है और हमारे अंदर भी। तो अब इस लगातार चलने वाले शोर के जवाब में ये किताब क्या कहती है? दिलचस्प बात यह है कि वो कोई भारी भरकम समाधान नहीं देती, कोई मुश्किल नियम नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा वादा करती है। और ये रहा किताब का मूल मंत्र। प्रेम रावत कहते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना है या मेहनत करके हासिल करना है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उस शोर के नीचे दबी हुई है। हमारा काम सिर्फ उसे सुनना है। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। शांति को बनाना नहीं है, बस खोजना है। अब ये देखिए, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम आज के पॉपुलर माइंडफुलनेस ट्रेंड्स को देखते हैं तो उनमें क्या होता है? 8 हफ्ते के कोर्स, क्लिनिकल रिसर्च, अलग अलग तकनीकें। लेकिन रावत का तरीका, वो इन सबको साइड में रख देते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई साइंस का हवाला नहीं, कोई धार्मिक ढांचा नहीं, बस एक चीज़, अपनी सांस। तो सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब सिंप्लिसिटी, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही आसान बना दिया गया है? तो चलिए इस बारे में सिर्फ बातें क्यों करें, किताब का जो मूल अभ्यास है क्यों ना उसे एक बार महसूस करके देखें। चलिए इसे सीधे सीधे आजमाते हैं। करना कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। अगले 2 मिनट के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। बस जो आसान से निर्देश दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई लक्ष्य नहीं बनाना है, बस अपनी सांस के साथ रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 2 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान। मैं अब चुप हो जाता हूं ताकि आप सच में खुद को सुन सकें। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। तो कैसा लगा? ये 2 मिनट कैसे थे? क्या कुछ गहरा महसूस हुआ या फिर बस 2 मिनट की खामोशी थी? ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि यही सवाल हमें इस किताब की आलोचनाओं तक ले जाता है। तो अभी जो अनुभव हुआ उसी को जहन में रखते हुए चलिए अब किताब के दूसरे पहलू को देखते हैं। इसके नज़रिए की क्या सीमाएं हैं और लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं। और यहीं पर वो बात आती है जो हमने शुरू में कही थी। इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सादगी, वही शायद इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। किसी के लिए ये बहुत रिफ्रेशिंग हो सकता है, लेकिन किसी और को ये बहुत ही सतही या उथला लग सकता है। बार बार एक ही बात, कोई ठोस तकनीक नहीं, कोई गहरी बात नहीं। इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना है स्पिरिचुअल बाईपासिंग की। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आध्यात्मिक बातों का इस्तेमाल करके अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों से बचना। अब सोचिए, कोई इंसान अगर बहुत गहरे दुख में है या किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो क्या उसके लिए बस सांस लो की सलाह काफ़ी है, या ये उसकी असल समस्या को नज़रअंदाज करने जैसा है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। और फिर एक और मुद्दा है लेखक की अपनी पृष्ठभूमि। प्रेम रावत को एक समय में बाल गुरु के तौर पर जाना जाता था और उनके अतीत से कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, और ये सवाल पूछना जरूरी है, कि क्या हम किसी शिक्षा को उसके शिक्षक से अलग करके देख सकते हैं? क्या ये किताब अपने लेखक के इतिहास से अलग अपने दम पर खड़ी हो सकती है?
तो इतनी सारी बातें समझने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये किताब असल में है किसके लिए? किसे इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? ये टेबल इस बात को काफी हद तक साफ कर देती है। अगर कोई बहुत बिजी प्रोफेशनल है जिसकी जिंदगी में भागदौड़ बहुत है, या कोई ऐसा है जो बस मेडिटेशन की दुनिया में पहला कदम रख रहा है, तो उनके लिए ये किताब एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर किसी को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, या एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चाहिए, या फिर किसी ट्रॉमा से निपटने में मदद चाहिए, तो शायद ये किताब उनके लिए नहीं है। और बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा दूसरे मशहूर टीचर से इनकी तुलना करते हैं, जैसे थिच नाट हान, जो बौद्ध धर्म की गहरी बातें करते हैं और समाज को भी जोड़ते हैं, या एक हार्ट टॉले, जो पेन बॉडी जैसी मेटाफिजिकल बातें करते हैं। इनके मुकाबले प्रेम रावत का रास्ता एकदम अलग है। वो इन सब भारी भरकम बातों से बचते हैं और सिर्फ एक चीज पर जोर देते हैं, आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी सांस। और आखिर में किताब का ये कोट, जो शायद इसकी पूरी बात का निचोड़ है। आप उसे खोज रहे हैं जो आप पहले से ही हैं, और खोजने में आप उसे चूक जाते हैं। मतलब हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर ही है, और ये जो हमारी लगातार भागदौड़ है वही हमें उसे पाने से रोक रही है। तो हम इसे किसी नतीजे पर नहीं बल्कि एक सवाल पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है, ये एक विचार के बारे में है। तो सोचने वाली बात हम सबके लिए ये है कि आज इस पल में अपनी जिंदगी के शोर के बीच खुद को सुनने का असल में मतलब क्या है।